उस दिन भी हमेशा की ही तरह मैं शाम की वॉक पर निकली थी। अभी घर से कुछ ही दूर पहुंची थी कि चोर चोर पकड़ो पकड़ो ये शब्द सुन मैं ठिठक गई। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? सोचते हुए मैंने ज़रा ध्यान से सुनने की कोशिश की। नहीं, ये मेरा वहम नहीं था। शोर पिछली गली से ही आ रहा था। अब तो आवाज़ें और साफ हो गई थीं। मैं अत्यंत भयभीत हो गई। ईश्वर का नाम लेकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझसे लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक युवक बेतहाशा दौड़ता हुआ उस गली से निकला। उसके पीछे कुछ 10-12 लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। मुझे समझते देर न लगी कि वो युवक चोरी करके भाग रहा है। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। उस समय सड़क पर मेरे आसपास कोई भी नहीं था। युवक और भीड़ मेरी ओर ही बढ़ रहे थे। चूंकि ऐसा नज़ारा मैंने पहली बार देखा था, मैं डर से कांपने लगी। मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। कहीं इस लड़के के पास हथियार हुआ तो, और इसने खुद को बचाने के लिए मुझे दबोच लिया तो। कुछ ही पलों में ऐसे अनगिनत बुरे ख्याल मेरे दिमाग में कौंध गए। मैंने भी भागने की कोशिश की, पर डर के मारे मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरे पैर इतने भारी हो गए मानो ज़मीन से ही चिपक गए हों। मैं हड़बड़ाकर वहीं किनारे पर दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई। इससे पहले सभी मुझ तक पहुँचते, वो युवक लड़खड़ा कर गिर पड़ा और भीड़ ने उसे दबोच लिया। ये देखकर मेरी सांस में सांस आई। अब कम से कम मुझे तो कोई खतरा नहीं था। तभी भीड़ में से एक आदमी ने उस युवक को एक जोरदार चांटा मारा। क्यों रे, बहुत चर्बी चढ़ी है, चोरी करेगा हैं? शर्म नहीं आती? ये कहते हुए उसे पीटना भी शुरू कर दिया। बाकी लोग भी देखा देखी में उस पर लात घूंसे बरसाने लगे। हम मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है, जहाँ तमाशा दिखा वहीं जमावड़ा लगा लेते हैं। तमाशा देखने में हम लोगों को न जाने क्या आनंद मिलता है। धीरे धीरे वहाँ भीड़ बढ़ने लगी। अब मनुष्य जाति में तो मैं भी आती हूँ, तो भला मैं पूरा तमाशा देखे बिना कैसे वापस जा सकती थी? अभी थोड़ी देर पहले ही डर के मारे जो मेरे पैर सड़क पर चिपक गए थे, अब वो लपक कर भीड़ के बीच प्रवेश कर गए। तमाशा जो देखना था। भीड़ में से एक व्यक्ति उस युवक पर लात घूंसे बरसाते बरसाते जब थक गया तो सांस लेने थोड़ा हटकर किनारे आ गया। मैंने भी मौका देखकर उससे पूछ ही लिया, भैया क्या आपके यहाँ चोरी हुई है? क्या चुराया है इसने? वो व्यक्ति हाफता हुआ बोला, अरे नहीं नहीं बहन जी, मेरे यहाँ कोई चोरी नहीं हुई। पता नहीं क्या चुराया है इसने। वो तो सब चोर चोर चिल्ला रहे थे तो मैं भी भीड़ के साथ हो लिया, लेकिन इतना मारा है इसे 7 पुश्तें याद रखेंगी इसकी। उस व्यक्ति से इस उत्तर की अपेक्षा तो मैंने नहीं की थी। जिस तरह से वो उसे पीट रहा था, ऐसा लग रहा था कि इसी के हीरे जवाहरात चोरी हुए हैं। मैंने मन ही मन सोचा, इस व्यक्ति को ये भी नहीं पता कि इस चोर ने क्या चुराया है या कहाँ चोरी हुई है, और ऐसे ही उस चोर पर अपना हाथ साफ कर लिया। इस भीड़ में न जाने कितने लोगों ने उसे पीटा होगा, बिना ये जाने कि उसने क्या चुराया है। वो वास्तव में चोर है भी या नहीं। वो सब के सब भीड़ का हिस्सा बनने की होड़ में लगे हैं। वो युवक चीख रहा था, माफ़ कर दो, मत मारो, मुझे जाने दो, एक बार मेरी बात तो सुन लो। लेकिन भीड़ के कान नहीं होते शायद। उसकी बात अनसुना कर सब उस पर लात घूंसे बरसा रहे थे। पीट पीट कर उस युवक को लहूलुहान कर दिया। मेरा मन खिन्न हो गया और मैं अपने घर लौट आई। घर में सभी को पूरा वाकया सुनाया। कुछ देर चोरों और चोरी की घटनाओं पर चर्चा हुई और थोड़ी ही देर में हम सब भूल गए
और अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। अगली सुबह रोज़ की दिनचर्या के अनुसार मैं नाश्ता बना रही थी, तभी पतिदेव जी ने पुकारा, अरे आकांक्षा आओ तो ज़रा, देखो अखबार में हमारे मोहल्ले की खबर छपी है। ओफो, क्या खबर छपी है, आप ही बता दीजिए, यहाँ अभी फुर्सत नहीं है, वैसे ही नाश्ता बनाने में लेट हो गया है, मैंने खींचते हुए कहा। अरे आकांक्षा, जिस घटना का कल तुमने जिक्र किया था ना, अरे वो चोर वाली घटना, वही उसी के बारे में छपा है। ये सुनते ही मैं काम छोड़कर दुपट्टे से अपना हाथ पोंछते हुए किचन से लिविंग रूम में आ गई। पतिदेव ने पूरा वृतांत सुनाया। अखबार में लिखा है कि कल शाम वो युवक एक केमिस्ट शॉप पर कुछ दवाइयाँ लेने गया था। उसने बाकायदा दवाओं का पर्चा केमिस्ट को दिखाया। सभी दवाओं का करीब 700 रुपये का बिल बना। जैसे ही केमिस्ट ने सब दवाइयाँ पैक कर थैला उसके हाथ में थमाया, उस युवक ने बिना पैसे चुकाए वहाँ से दौड़ लगा दी। केमिस्ट शॉप में काम करने वाले अमित ने उस युवक का पीछा किया, लेकिन जब वो लड़का हाथ से फिसलता हुआ दिखा तो उसने चोर चोर पकड़ो पकड़ो चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ लोग आवाज़ सुन सक्रिय हो गए और चोर का पीछा कर उसे धर दबोचा। युवक की जमकर पिटाई की गई, जिस वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया व घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक को मृत घोषित कर दिया गया। आगे की जांच पड़ताल में पता चला कि आरोपी युवक मात्र 15 साल का था, जिसका नाम अंकित था। उसके परिवार में केवल उसकी माँ थी, जो लंबे समय से बीमार चल रही थी। घर की माली हालत इतनी ख़राब थी कि एक वक्त के भोजन के भी लाले थे, तो माँ की दवाओं के लिए पैसों की व्यवस्था होना तो नामुमकिन ही था। अंकित के पड़ोसियों से पूछताछ पर पता चला कि अंकित बहुत ही शरीफ और होनहार बच्चा था। माँ बेटे का एक दूसरे के सिवा दुनिया में और कोई नहीं था। अंकित अपने घर की हालत और माँ की बीमारी की वजह से काफ़ी चिंतित रहता था। उसने कई जगह हाथ पैर मारे कि कोई उसे कुछ काम दे दे, किंतु हर जगह विफल रहा। कुछ दिनों में उसकी माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। डॉक्टर ने कहा था यदि समय पर दवाई नहीं दी गई तो उन्हें बचाया नहीं जा सकेगा। कल वो युवक अपनी माँ के लिए ही दवाई लेकर भाग रहा था और दुख की बात ये भी है कि उसकी माँ अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु की खबर सह ना सकी और उन्होंने भी तुरंत प्राण त्याग दिए। उफ, बड़ी मार्मिक खबर है ये तो आकांक्षा, पति एक सांस में बोल गए। ये सुन मैं जड़ हो गई। मेरे मुंह से एक शब्द ना निकला। मेरी आंखों के सामने उस मार खाते हुए युवक का चेहरा घूम गया। कान में वही आवाज़ें गूंजने लगीं, माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं सोच में पड़ गई। क्या उस युवक की जान की कीमत मात्र 700 रुपये थी? नहीं, कभी नहीं। उसकी जान का असली मूल्य केवल उसकी माँ को पता था। तभी तो अपने बेटे की मृत्यु की खबर सुन तुरंत ही उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। काश उस दिन उस निर्दयी भीड़ में से किसी ने भी उस युवक की बात एक बार सुन ली होती तो शायद वो जिंदा होता। हाँ, वही निर्दयी भीड़ जिसका एक हिस्सा मैं भी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।